हेलो एवरीवन। हमने जो डेंगी डिजीज़ की थी उसके बाद अगली डिजीज़ है एनसीफिलाइटिस। ठीक है, वायरल एनसीफिलाइटिस या एनसीफिलाइटिस एक ही है। ठीक है, अब देखो एनसीफिलाइटिस जो है, एनसीफ्लोन का मतलब होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है, और जो टिस है इसका मतलब होता है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो एनसीफिलाइटिस में हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, अब जो एनसीफिलाइटिस है ये एक इस इन्फेक्शन, ये जो हमारे पास डिजीज़ है आर्थ्रोपोड बॉर्न हो सकती है, मतलब किसी वेक्टर के थ्रू भी हो सकती है, या फिर एयरबोर्न डिजीज़ भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड की क्या करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करा देती है। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एनसीफ्लाइटिस के केसेस जो है बच्चों में देखने को मिलते हैं, या फिर एल्डरी पीपल जो 55 ईयर्स के अबव हैं उनमें ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। और अगर एक्यूट मतलब लंबे अरसे तक एनसीफ्लाइटिस रहेगी तो ये कोमा और डेथ भी कॉज करवा सकती है। कोमा मतलब जिसमें बंदा अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। ठीक है, तो कोमा में भी रह सकता है और बाद में अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अब इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो कॉजेटिव एजेंट में इसमें कोई एक वायरस नहीं होता, बल्कि कई सारे वायरसेस मिल के जो है एनसीफ्लाइटिस कराते हैं, जिसमें हमारे पास मीजल्स के वायरस, मम्प्स, रुबेला, हर्पिस, जापानीज वायरल, ठीक है, वेस्ट नील वायरस, ठीक है, एंटीरो वायरस और डेंगी वायरसेस जो है मिल के एनसीफ्लाइटिस को कॉज करवाते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसमिट कैसे होगी? जो ये एनसीफ्लाइटिस है, ये जापानीज़ एनसीफ्लाइटिस है, ये ट्रांसमिट होती है क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से, और पर्टिकुलरली याद रखना फीमेल होती है। जब भी कोई मॉस्किटो बाइट की बात आती है तो वहाँ फीमेल का ही नाम आता है, मेल का नहीं आता, क्योंकि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से ट्रांसमिट होती है, या फिर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं कफ या स्नीजेस, बंदे को जो इफेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, उसके कफ से, उसके स्नीज के ड्रॉपलेट से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से ये ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये हमारे पास 5 डेज़ to 2 वीक्स तक ही रहता है, 5 दिन से लेके 2 हफ्तों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद इसके सिम्टम्स की बात करें तो पहले फ्लू लाइक सिम्टम, मतलब ऐसे बुखार या बॉडी पेन होने हो शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग्स होंगी, सीजर होता है, दौरे पड़ना, दौरे पड़ते हैं जिस तरह में बंदा पूरा एक तो बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के साथ साथ उसकी थोड़ी बॉडी की अलग तरह की हरकतें, मतलब कभी हाथ पाँव मुड़ जाना, मुंह में से कुछ फ्लूइड सा निकलना, बिल्कुल बंदा 10-15 मिनट के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उनको हम सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मसल एकिंग, बड़ा मतलब मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन होता है, मेंटल अलर्टनेस हो जाती है। ठीक है, अब इसमें भी क्रोनिक केस में क्या होता है, जब मतलब लंबे अरसे तक चलती है ये बीमारी, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्वेलिंग हो जाती है, फोटोफोबिया मतलब लाइट से भी डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया पानी से भी डर लगने लगता है, हेलुसिनोजनेशन एंड कॉग्निटिव बिहेवियर। इसमें क्या आता है, बंदा जो है हेलुसिनोजन जो है, जो मतलब बिहेव कैसे करने लगता है, नॉर्मल नहीं बल्कि अब नॉर्मली बिहेव करने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, हम नॉर्मली आंखों से कलर देखते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी होती है, जो हेलुसिनेशन हो जाती है जिनको, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं हम कलर्स को सुन सकते हैं, आवाज़ को हम देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल उल्टी बातें करते हैं जिनका कुछ मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिमेंशिया हो जाता है, मतलब भूलने शुरू हो जाता है। अच्छा, न्यूरोसाइकोटिक बिहेवियर होते हैं, रैशेज़ हो जाती हैं, पूरी बॉडी पे खारिश लगने लग जाती है, और थोड़े थोड़े वो लेसन्स बन जाते हैं, फोड़े टाइप के बन जाते हैं, कोमा और डेथ भी हो सकती है। ठीक, अब इसको डायग्नोज कैसे करना है कि कौन सी एनसेफेलाइटिस हुई है, किस वायरस से हुई है, तो ये डायग्नोज सबसे पहले ब्लड टेस्ट से करते हैं, नहीं हुआ अगर क्लियर, न्यूरो इमेजिंग की जाती है, उससे भी क्लियर नहीं हुआ, लंबर पंक्चरिंग भी की जाती है। ठीक है, उसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई यूज़ किया जाता है, सीटी स्कैन यूज़ किया जाता है, टोमोग्राफी जो है, ये सब यूज़ किए जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ईईजी, जिसमें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम भी किया जाता है इसको डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, अब जब डायग्नोज हो जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको फिर भी ट्रीट किया जाता है। एसी क्लोविस इंजेक्शन एक दिया जाता है। एसी क्लोविस क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। उसके अलावा सपोर्टिंग ड्रग्स जो बुखार को, बॉडी पेन को कम करें, वो भी दी जाती हैं। ठीक है, और जो ये ड्रग है एसी क्लोविस है, इसको हमेशा इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है, वीन में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जल्दी असर हो और जल्दी इन्फ्लेमेशन कम हो। ठीक, उसके बाद इसके प्रिकॉशंस क्या हैं या प्रोफाइलेक्सिस क्या हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हमने यूज़ करने हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे हमने जो अपने आसपास नालियाँ वगैरह
वगैरह उनमें भी यूज़ करनी है। वाटर को प्योरीफाइड वाटर हमने यूज़ करना है, और जो जुड़ा हुआ एक जगह रुका हुआ पानी है उसको भी डिस्ट्रॉय करना है। और एक फैक्ट है कि डार्क क्लॉथ लगा के सो जाओ रात को तो आपको मॉस्किटो बाइट नहीं करते। इसके पीछे क्या लॉजिक है या कितनी रियलिटी है ये नहीं पता, लेकिन ये एक फैक्ट है कि रात के टाइम डार्क क्लॉथ्स लगा के सो जाओ तो आपको मॉस्किटो बाइट कम होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एक प्रिकॉशंस हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। एनसीफ्लाइटिस अगली डिजीज़ हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।